जब वैंग के फादर उसके ऊपर एमुलेट लगा रहे थे, फ्रॉगी उससे कहता है कि बार बार तुमने इस वर्ल्ड को रीस्टार्ट करके इसकी स्पिरिचुअल फोर्स को काफी डैमेज कर दिया है। मास्टर्स वो अपने चीफ के पास रिपोर्ट लेके जाते हैं कि जियांग को कस्टडी में ले लिया गया है और जल्दी ही वो सलाखों के पीछे होगी। पर एक मिस्ट्री अभी भी है कि आखिर उन्हें हायर किसने किया था सन को मारने के लिए। चीफ जुओ को बताते हैं कि स्पेस स्टेशन में स्पिरिचुअल सुनामी डिटेक्ट की गई है और इसका सेंटर फैक्शन 59 का कंपटीशन फील्ड है। दुनिया में स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, जिससे कि कई चीजें ढंग से काम करना बंद कर चुकी हैं और वो अभी इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होने का कारण क्या है। वहीं स्वॉर्ड कंपटीशन कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं वैंग ने कंपटीशन के बाद से कुछ नहीं कहा था और वो फिर से अपने पुराने इमोशनलेस स्टेट में जा चुका है और सन को उसकी फिक्र होने लगी है। इसके बाद उनकी प्रोफेसर वहां आती है और वो कहती है कि फैक्शन 59 को हराने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ध्यान उनकी तरफ हो चुका है और उनका स्पिरिचुअल फोर्स फिर से टेस्ट किया जाएगा और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे एलीट क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के सभी बच्चे घबरा जाते हैं। वहीं हाओ चेन और सन को कोई टेंशन नहीं है। तभी उन्हें वैंग का ध्यान आता है और सन जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल फोर्स उसे देना चाहती थी। वहीं चैन भी वहां पहुंच जाता है और उसे अपने फादर की सिखाई हुई टेक्निक सिखाना चाहता है और इस बारे में चैन और सन की बहस छिड़ जाती है। पर उनकी बहस के दौरान वैंग वहां से गायब हो जाता है। वैंगलिंग बाथरूम में पहुंचा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टेस्ट में क्या करेगा। तभी हाव वहां पहुंच जाता है और कहता है कि हमें टेस्ट के लिए फाउंडेशन पिल्स बना के खा लेनी चाहिए तो हमारी स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट के दौरान बढ़ी रहेगी। हाव फेल नहीं होना चाहता था तो वो वैंग से उसकी मदद की भीख मांगने लगता है। वैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फ्रॉगी की फिर से शामत आने वाली थी। इसके बाद टेस्ट शुरू होने वाला था। इंस्ट्रक्टर वहां जाके सभी को दिखाते हैं कि इस टेस्ट में पास कैसे होना है। स्टूडेंट की पावर के बेसिस पे बिजली ऑटोमेटिकली उसके ऊपर गिरेगी और जो भी स्टूडेंट इस बिजली को सर्वाइव कर लेगा वो पास हो जाएगा। जो पहला स्टूडेंट जाता है वो बिजली से भून के नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाव और वैंग पिल्स बना रहे हैं और बेचारे फ्रॉगी को उन्होंने फिर से जबरदस्ती बांध रखा है। हाव कहता है कि इस पिल का असर 1 घंटे तक रहेगा। तभी उसे प्रोफेसर की पैरों की आवाज आने लगती है। ये सुन के हाव घबराने लगता है। वहीं हाव उसे एक बाल्टी से नहला देता है और जब प्रोफेसर वहां पहुंचती है वो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि वो अपने गीले कपड़े सुखा रहे हैं। पर वो उनपे चिल्लाने लगती है कि अगर उसने उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो स्कूल से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो दोनों कहते हैं कि हम तो बस पूल में गिर गए थे और बस अपना कपड़े सुखा रहे हैं। अच्छा, तो पीछे फर्नेस में क्या है? वो आगे बढ़ी रही थी कि फ्रॉगी अपने क्यूटनेस अटैक का यूज करता है पर वो उसे मुक्का मार देती है और जब वो फर्नेस को देखने पहुंचती है वहां उसे बस बदबूदार सॉक्स मिलती हैं और इससे ज्यादा उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वैंग उससे पूछता है कि उसने पिल्स कहाँ छुपाई है। हाव कहता है कि वो तो दोनों को निगल गया और उसी वक्त वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर धीरे धीरे उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो फूला हुआ तो पहले ही था पर अब वो गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। पर वैंग उसकी पीठ पे खींच के चाटा मारता है जिससे उसकी सारी हवा निकलते हुए वो पिचक के जमीन पे गिर जाता है और जब इसकी आंखें खुलती है टेस्ट के लिए उसी का नंबर था। वो काफी खुश था कि उसकी पिल्स तो अब काम कर जाएंगी। पर जब वो टाइम देखता है वो देखता है कि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। पर जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंसंट्रेट करता है उससे एक पावरफुल लाइटनिंग समन होती है और वो उसे सर्वाइव भी कर जाता है। जब वैंग की बारी थी टीचर उसे एक हेलमेट दे देते हैं ताकि वो पहले वाले स्टूडेंट की तरह भुन ना जाए। पर जब वैंग अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था वो काले बादल पूरी फील्ड को घेर लेते हैं और बिजली जाके वैंग पे गिरती है। वो बादल धीरे धीरे पूरे शहर के ऊपर फैल रहे थे और वहाँ बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। ज़ुकोंग उस डिवाइस का प्लग निकालने की कोशिश करने लगते हैं और इसी दौरान पूरे शहर की लाइट जाने लगती है और साथ ही दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे और गिरने लगती है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर प्लग को खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी वैंग अपनी स्वॉर्ड सन की तरफ फेंकता है और जब वो उसे पकड़ती है वैंग उससे कहता है कि वो तार को काट दे तो सन उस तार को काट देती है। पर वो स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी और वो जरूरत से ज्यादा ही चीजें काट देती है। वहीं वैंग को इतने बड़े बिजली के झटके से बिना किसी खरोंच के बाहर आता हुआ देख के ज़ुकोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर किसी को ये नहीं पता चला कि इसके स्वॉर्ड के अटैक से स्पेस में एक क्रैक रह गया है और वो क्रैक सीधा हेल डायमेंशन में जा रहा था जहाँ की सभी डीमंस कई सालों से इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वहीं डीमन वर्ल्ड में डीमन एम्परर का काउंसलर उसे बता रहा था कि डीमन वर्ल्ड में एक क्रैक हो गया है और वो सीधा ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। एम्परर कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने वहाँ डीमन किंग को भेजा था उस वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए। काउंसलर कहता है कि हाँ वो मेरा ही स्टूडेंट था, उसे हमने 3 डीमन ईयर्स पहले भेजा था। सभी डीमंस में से वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहीं फ्रॉगी दूसरी तरफ लड़कियों से अपनी चंपी करा रहा है। एम्परर कहता है कि इतने साल हो गए उससे अभी तक ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा नहीं किया गया। वहीं डीमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड अब एब्जॉर्ब कर रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा करके उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे पर यहाँ तो अब उल्टा ही होने लगा है। तो उन्हें शक होता है कि
कहीं ह्यूमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी कम तो नहीं हो गई। काउंसलर कहता है कि मैं खुद ही जाके वहाँ चेक करता हूँ कि आखिर फ्रॉग वहाँ कर क्या रहा है। तभी फ्रॉगी को मैसेज आता है कि उसके मास्टर यहाँ आने वाले हैं और ये सुनते ही वो बौखला जाता है। इसके बाद वो सीधा वैंग के घर पहुंच जाता है। वैंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्रॉगी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वहीं स्कूल में ज़ुकोंग मिसेस पान से कह रहे थे कि अचानक से ही आपको वैंग की घर की लाइफ में क्यों इंटरेस्ट आ गया। पान कहती है कि पिछले सेमेस्टर में उसके मार्क्स सबसे कम थे, पर जब से उसने टेस्ट लिया है हमारे फैक्शन में स्पिरिचुअल एनर्जी कॉस्ट अचानक से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर ज़ुकोंग पान के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको पर्सनल कुछ काम है। और तभी यहाँ काउंसलर आ जाता है और फ्रॉगी 2 को कॉल कर रहा होता है। जिंकी उससे पूछता है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। फ्रॉगी घबराया हुआ कहता है कि ये तो रॉन्ग नंबर है। वहीं काउंसलर फ्रॉगी 2 की लोकेशन का पता लगा देता है और उसे मैसेज भी कर देता है। ये देख के फ्रॉगी की फट जाती है। जिंकी उससे पूछता है तुम्हारा मास्टर है कौन। फ्रॉगी बताता है कि वो लाखों सालों से जी रहा एक एंशिएंट डीमन है। वो अमर है और उसने कई 100 सालों तक मुझे ट्रेन किया था और उसकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि मुझे अभी भी उसके सपने आते हैं। वहीं डिनर के वक्त वैंग के फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया एमुलेट बनाया है, शायद तुम उसका यूज करके नॉर्मली बोल पाओगे। डिनर के बाद इसको चेक करते हैं। वहीं उसकी मॉम बताती है कि वैंग की प्रोफेसर घर पे आने वाली है और तभी बेचारे फ्रॉगी को फिर से कॉल आने लगती है। काउंसलर तो कहीं और ही भटक रहा था। इसके बाद वैंग के ऊपर उसके डैड नया एमुलेट लगाने वाले होते हैं और वो फ्रॉगी को समझाते हैं कि जैसे ही मैं इसे उतारूंगा तुम वो वाला एमुलेट इस पे लगा देना। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, पर जब वैंग बोल रहा था वो कुछ भी अंडरस्टैंड बकने लगता है क्योंकि फ्रॉगी ने उस एमुलेट को उल्टा लगा दिया था और वैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देख के उसके डैड घबरा जाते हैं, पर उसी वक्त फ्रॉगी उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ काउंसलर अभी भी फ्रॉगी को ढूंढ रहा है और जिस जगह से भी वो गुजर रहा था वो वहाँ की स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब करता हुआ जा रहा था। तभी मिसेस पान वैंग के घर पे पहुंच जाती है और वैंग उनका स्वागत बड़े ही जोश से करता है और ये सारा कमाल उसके फादर का नए एमुलेट का था। मिसेस पान कह रही होती है कि वैंग के काफी कम मार्क्स आए हैं और उसने तो अपना असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया था। तभी वैंग अपना असाइनमेंट ले आता है और कहता है कि इसे आप यहीं लेंगी या स्कूल में सबमिट कराऊं। और इसे रिफाइनरी क्लास में भी काफी मुश्किल हो रही थी। तभी वैंग बहुत सारी पिल्स को ले आता है और कहता है कि ये रही पिल्स, इन्हें मैंने पिछले साल बनाया था पर मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं वांगलिंग के पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से आई हूँ। तभी वांगलिंग अपना मैजिक दिखाता है और कहता है कि आपको यही देखना है ना, बस एक पेंसिल और इरेजर ही काफी होती। तो वांगलिंग वही कर देता है। वहीं उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि एमुलेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वैंग की मदर प्रोफेसर का ध्यान भटकाने लगती है और उसके फादर एमुलेट में कुछ चेंजेस करके उस पे फिर लगाते हैं, पर इस बार सारे रूम का सामान इधर उधर फैलने लगता है। वैंग की मदर प्रोफेसर को सारा घर दिखा के वापस नीचे ला रही थी, पर घर का सारा सामान इधर से उधर उड़ता हुआ देख के वो उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। वैंग के फादर ये सभी चीजों को रोकने को कहते हैं, तो वैंग फ्रॉगी को उठाता है और उसे गन की तरह यूज करके सभी चीजों को एक एक करके ठीक करने लगता है। वैंग की मदर प्रोफेसर से कह रही होती है कि वैंग का स्पिरिचुअल फोर्स हमेशा से ही कम रहा है, इसी की वजह से उसे दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल हुई। हम बहुत खुश हुए जब उसे एलीट क्लास में सिलेक्ट कर लिया गया, पर उससे ज्यादा हमें खुशी इस बात की हुई कि उसने नए दोस्त भी बनाए थे। मिसेस पान सोचने लगती हैं कि उस लड़के ने मुझे कभी ये सब बताया क्यों नहीं। वहीं वैंग ने काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी और उसके फादर फ्रॉगी को मदद करने को कहते हैं, पर उसकी फटी पड़ी थी क्योंकि काउंसलर ने आखिरकार उसकी लोकेशन ढूंढ ली है और उसी वक्त काउंसलर घर के बाहर पहुंच जाता है और ऐसा होते ही फ्रॉगी बेहोश हो जाता है। वहीं वैंग के फादर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा और उसके एमुलेट उखाड़ देते हैं। ऐसा करते ही वैंग की सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये सीधा जाके काउंसलर को लगता है, जो कि उड़ता हुआ एक पहाड़ से टकराता है और वो पूरा का पूरा पहाड़ पिघल जाता है। तभी वो दोनों ऊपर आके पूछते हैं कि ये आवाज कैसी थी। वैंग के फादर कहते हैं क्या पता। इसके बाद प्रोफेसर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जब फ्रॉगी की आंख खुलती है और वैंग को स्माइल करता हुआ देख के वो समझ जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लगता है अब घर वापस जाने का समय हो चुका है। तभी उसे काउंसलर की स्टिक दिखती है और वो बेचारा रोने लगता है। यहाँ फ्रॉगी के मास्टर चिल्लाते हुए की सीन डाल देना। इसके बाद हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ की आइडलर और जियांग, जो कि दुनिया के बेस्ट असासिन है, स्पिरिचुअल प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं। तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ होती है और एयर होस्टेस आके सभी को अपनी सीट बेल्ट पहनने को कहती है, पर बार बार कहने के बाद भी जियांग नहीं सुनती और वो हॉस्टेस को चुप होने को कहती है और ये सुनते ही ये हॉस्टेस एकदम शांत हो जाती है। पर तभी प्लेन में आग लग जाती है। आइडलर जियांग को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं बचा पाता और ये सारी बातें हाँ अपने दोस्तों को बता रहा था। कहा जाता है कि वो प्लेन क्रैश में इंजर्ड हो गए थे और फिलहाल शंघाई में छुप के रह रहे हैं। वहीं मिसेस पान वहां आती है और सभी को बताती है कि टेस्ट में ऑर्डिनरी क्लास की एक स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया था और अब वो एलीट क्लास को ज्वाइन करेगी। पर जैसे ही वैंग उसे देखता है उसे याद आता है कि जब उसने अपनी दुनिया बनाई थी उसने सनरोंग की जगह उसी लड़की को देखा था। उस लड़की का नाम लिन शायू है। वहीं दूसरी तरफ ज़ुकोंग मास्टर ज़ुओ की मदद कर रहे हैं जियांग को ढूंढने में। तभी उन्हें जियांग सामने मिल जाती है पर वो जियांग नहीं
नहीं थी और ये सब कुछ बस एक जाल था। और जैसे ही ज़ुकोंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। वहीं ये सब देख के जियांग हंसती है और कहती है कि मेरी सिस्टर, मैं आ रही हूँ। यानी जियांग लियुए जियांग लियुइंग की बहन है। कितने ज्यादा कंफ्यूजिंग नाम है भाई, कैसे प्रोनाउंस करूँ इन सबको। जब वो सभी स्कूल में होते हैं उन्हें सामने लियुए दिखती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं, पर जब वो एक कमरे में जाते हैं वो गायब हो चुकी थी। तभी वहाँ पे लिन आ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी चेन का सर टेबल से टकराता है। तभी वो दोनों टेबल के नीचे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम तो बस यहाँ गुम हो गए थे। और तभी चेन की नाक से खून बाहर आता है। ये देख के लिन चिल्लाती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और उन दोनों पे झाड़ू फेंक के मारती है। पर उससे एक स्टैचू की गर्दन गोल गोल घूमने लगती है और उनके पैरों के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वैंग भी नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियुए लुइंग तक पहुंच जाती है। ये देख के लुइंग खुश हो जाती है और कहती है कि हम साथ में मिलकर शैडो फैक्शन को रिवाइव कर देंगे। लेकिन लियुए उसे यहाँ मारने आई थी क्योंकि उसे जो सनरॉन्ग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसे वो पूरा नहीं कर पाई और वो उसके पास से ही एक वार्निंग शॉट फायर करती है और कहती है कि पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पर उसी वक्त वो सभी ऊपर से गिरने लगते हैं और वैंग उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आने के लिए उनसे माफी मांगता है। Sorry. Carry on. और इससे पहले कि वो सभी चपटे हो जाते, वैंग एक पोर्टल खोलता है और वो सभी एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दीवार पे लगी हुई फोटो दिखती है और वो पहचान जाते हैं कि ये लियुए ही है। वहीं दूसरी तरफ लियुए अपनी पास्ट की स्टोरी बता रही थी कि कैसे वो एक मिशन के दौरान आइडलर्स से मिली और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और देखते ही देखते वो शैडो फैक्शन की लीडर भी बन गई। लेकिन उस दिन अचानक से ही उसके प्लेन में धमाका होता है और वो एक पोर्टल के थ्रू डीमन वर्ल्ड में पहुंच गई, जहाँ वो 10 साल तक अपने लवर से बिछड़ के रही, जहाँ उसे एक सेक्रेटरी का काम दे दिया गया। तभी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखता है जो कि शैडो फैक्शन को असाइन किया गया था। ये देख के उसे लगता है कि जियांग ने ही उसके प्लेन को क्रैश किया था ताकि वो शैडो फैक्शन की लीडर बन पाए और वो उसके ऊपर एरो शूट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ ज़ुकोंग पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि जियांग ने कभी उसके प्लेन पे हमला नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ सारी मंडली बातें कर रही थी कि उस दिन कई सारी अजीब चीजें हुई थी। सिर्फ लियुए ही ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और गायब हो गई उस दिन, और उसी दिन मॉन्स्टर का इन्वेजन हुआ था जिसे कि मास्टर ज़ुओ ने हराया था। ये सब सुन के वैंग समझ जाता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब मॉन्स्टर का इन्वेजन हुआ और वैंग ने उसे हराया था, उसके अटैक से एक प्लेन भी नीचे गिरने लगा था, पर उसने अपनी पावर से उसे सेफली पानी में उतार दिया था। पर क्योंकि लियुए ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उसे पोर्टल अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं ये सब सोच के सभी रोने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक असासिन भी अपने प्यार के लिए 10 साल तक इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लियुए को पता लग जाता है कि ज़ुकोंग ही आइडलर है और वो 10 साल से उसका यही इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो चुम्मा चाटी करते हैं और जियांग कहने लगती है कि ये सब दिखाने से अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते, पर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों ही प्यार में डूबे पंछी वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है उनके सामने ज़ुकोंग और लियुए थी। वहीं अगले दिन मिस्टर ज़ुकोंग स्वॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में क्लास ले रहे थे और उनके साथ क्लास में लियुए भी थी। इसके बाद सभी स्वॉर्ड मेंटेनेंस के लिए वहां से जाने लगते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। और जब वो वैंग की स्वॉर्ड के बारे में पूछते हैं, वैंग कहता है कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट में चोर है तो वो अपना मेंटेनेंस खुद ही करा लेती है। ये किस तरह की मेंटेनेंस है। इसके बाद वो सभी स्वॉर्ड शॉप में पहुंच जाते हैं और अंदर इतनी सारी खतरनाक तरह की स्वॉर्ड को देख के वो बड़े ही एक्साइटेड थे। तभी उनके सामने लिन आती है जो कि उसी जगह पे काम करती है। जब वो हाउ की स्वॉर्ड पे काम कर रही थी, सन उससे पूछती है कि क्या वो एक ऑर्फन है। लिन बताती है कि वो बचपन से ही अकेली बड़ी हुई है और उसका साथ देने के लिए सिर्फ उसका स्वॉर्ड स्पिरिट ही था, पर जब वो 8 साल की थी उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट कहीं चली गई और तब से वापस नहीं आई है। ये सुन के चैन रोने लगता है कि तुमने दूसरी स्वॉर्ड नहीं ली क्योंकि तुम अपनी स्वॉर्ड को ढूंढ रही थी। असल में बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। वैंग उससे पूछता है तो तुम स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्लास में करोगी क्या। तभी वहाँ टैंक बहुत सारी स्वॉर्ड्स को लेके पहुंच जाता है और कहता है कि ये सभी मुझे कल तक ठीक चाहिए। लिन कहती है कि ये तो बहुत सारी हैं, इसमें तो कम से कम 3 दिन लगेंगे। सन उसे पूरे दिन के लिए हायर करने की सोचती है और उन दोनों में बहस होने लगती है, पर लिन उसे रोकती है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे जॉब से निकाला भी जा सकता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, सन कहती है कि हमें लिन के लिए एक नई स्वॉर्ड खरीदनी चाहिए, पर हाउ को लगता है कि वो कभी खरीदी हुई स्वॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वैंग सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम नई स्वॉर्ड खुद बनाएं। तो अगले दिन वो सभी उसी शॉप में छुपे रहते हैं जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाता। चैन स्वॉर्ड के लिए मटेरियल लाया था और वैंग स्वॉर्ड का डिजाइन। वो सभी स्कैनर के थ्रू स्पिरिचुअल आइटम्स को स्कैन करते हैं, जिसके बाद वो सभी आइटम्स को फर्नेस में डाल देते हैं और अगले दिन वो सभी वहां पहुंचते हैं और लिन को उसकी स्वॉर्ड दे देते हैं। ये देख के लिन रोने लगती है क्योंकि ये स्वॉर्ड बिल्कुल वैसी है जैसे
जैसे कि उसके पास पहले थी और वो खुश होकर सभी को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ टैंग आ जाता है और कहता है कि उस घटिया सी स्वॉर्ड के लिए तुम इतनी खुश हो रही हो, मेरी स्वॉर्ड तो तुम्हारी मैनेजर ने पहले ही मेंटेन कर दी है। हाउ कहता है कि हाँ, उसे मेंटेनेंस की तो जरूरत थी, मैंने उसकी ऐसी की तैसी जो कर दी थी, याद है या भूल गए टैंग बर्डी। ये सुन के टैंग को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को बुला के कहता है कि मेरे पास VIP कार्ड है, क्या मैं यहाँ की एम्प्लॉय के साथ अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये शॉप टैंग के फादर ओन करते हैं। मैनेजर उसे नहीं मना करता। वहीं डुअल के वक्त डर के मारे लिन ने बहुत सारा आर्मर पहना हुआ था। तभी टैंग अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करता है और वो एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। ये देख के लिन के लिए सभी घबरा जाते हैं, पर मैनेजर उन सभी को वहां जाने से मना कर देता है। तभी टैंग लिन पे हमला करने जाता है। लिन उसे अपनी तलवार से रोक देती है। तभी टैंग रियलाइज करता है कि वहां कुछ अजीब सा हो रहा है और लिन की स्वॉर्ड जिंदा होने लगती है। वो टैंग की स्वॉर्ड को टच करती है और उसकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है। पर इससे पहले कि वो परलोक सिधार जाता, जिंग के आके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और टैंग सीधा बचपन से 55 में पहुंच जाता है। वहीं रात के टाइम में काउंसलर वापस से जिंदा हो जाता है और वो सामने देखता है तो लिन के पास उसकी रिंग से बनी हुई तलवार थी। ये देख के वो उसके ऊपर हमला करने जाता है और वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और वो उसकी मेमोरीज देखने लगता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो स्वॉर्ड उसे किसने दी। जहाँ की उसे सनरोंग दिखती है उसे ये स्वॉर्ड देती हुई और वो कहता है कि ये तो वही डीमन स्लेयर की डिसेंडेंट है, लगता है कि बदला लेने का समय आ चुका है। अगले दिन एक लड़की से एक लड़का मिलने जाता है और वो उसे एक पाउच दे देती है और ये सारी चीजें जब वो लोग देख रहे होते हैं वहीं ज़ूकोंग आ जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वो गुस्से में अंदर आके कहते हैं कि ये कोई डेटिंग साइट नहीं है, ये सारी छिछोरी हरकतें छोड़ो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पर हमें बताया जाता है कि आज ऑटम रियूनियन डे है और आज के दिन कल्टीवेटर्स अपने दोस्तों को हैंडमेड शैशेस गिफ्ट करते हैं और माना जाता है कि जो भी ये गिफ्ट करता है उसके सारे विशेष पूरे होते हैं। वहीं सन भी एक सैशे वैंग को देना चाहती है पर उसे टीचर से डर लग रहा है। तभी वहाँ लिन आ जाती है और कहती है कि तुम ये रात को वैंग को दे सकती हो। वहीं दूसरी तरफ छोरे मिरर मून ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे। हाउ बताता है कि ऐसा माना जाता है कि 7 अगस्त को अगर तुम 12 बजे फर्स्ट फ्लोर के मिरर के पास जाओ तो तुम्हें अपना फ्यूचर दिखता है और इस रात काफी सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वहाँ आत्माएं गाती हैं, टॉयलेट से गंदे गंदे से हाथ बाहर आते हैं और ऐसी लिफ्ट भी आती है जो कि सीधा हेल तक जाती है। तभी वहाँ पे सन आ जाती है और वैंग के सर पे 3 बार मार के वहाँ से निकल लेती है और कहती है कि काश उसे समझ आ गया हो। और इसी वक्त वो दोनों वैंग के पास आके कहते हैं वो तुम्हें रात को कैंपस में बुला रही है। इसके बाद रात को सन उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ वांगलिंग आ जाता है और उसे देख के वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसके साथ चेन और हाउ भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने दोस्त को इतनी रात को अकेला कैसे छोड़ सकते थे, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। वो ऊपर से तो हंसती है। वो जब अंदर जाते हैं चेन पहले तो एक बिल्ली की आवाज सुनकर डर जाता है और इसके बाद जब वो थोड़ा और अंदर जाते हैं वो लिन को देख के डर जाता है। सन सभी को बताती है कि लिन यहीं रहती है तो मैंने इसे गाइड करने के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जेल तोड़ के बाहर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हाउ को लगता है कि ये कोई भूतनी हंस रही है। वहीं जियांग को एक दीवार दिखती है जो कि टूटी हुई थी। इसके बाद चैन और हाउ सुसु करने गए थे और जियांग पाइप से होते हुए कहीं जा रही थी और उन दोनों को ये आवाजें सुनकर डर लगने लगता है। डरते डरते जब हाउ दरवाजा खोलता है वहां से बहुत सारा पानी निकलता है, जिसे देख के चैन चाओ तो बेहोश हो जाता है और तभी हाउ को एक हाथ दिखता है और उसे देख के वो भी बेहोश हो जाता है। उनकी आवाज सुन के सभी लोग वहां पहुंचते हैं और वैंग जियांग को देखता है जो कि बाहर आ रही थी और वो उसे फ्लश करके वापस से नीचे भेज देता है और वो सीधा अपने बहन के रूम में पहुंच जाती है और उसके सामने ही एक लिफ्ट थी। वो दोनों ही अभी तक बेहोश पड़े थे और लिन ये देख के कहती है कि अब तुम दोनों अकेले हो। तभी जिंग के वैंग को बताता है कि जियांग बाहर आ गई है तो वांग लिफ्ट के पास जाता है और उसे फिर से नीचे फेंक देता है। आवाज सुन के वो दोनों लड़कियां वहां पहुंचती हैं और लिन कहती है कि एक और कहानी सच हो गई। लिफ्ट जो कि हेल तक जाती है और लिन कहती है कि अब बस मिरर और मून ब्रिज बचा है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो तुम दोनों वहां अकेले ही चले जाओ। वहीं काउंसलर सोच रहा होता है जब पोर्टल खुलेगा मैं इस लड़की को वहां ले जाऊंगा, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हमारे बहुत सारे डीमंस को मारा है, आज उन सभी का बदला तुमसे लिया जाएगा। इसके बाद जियांग फिर से बाहर आ जाती है और अपना शिकार अपने सामने देख के खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों मिरर के पास पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजने ही वाले थे और सन उसे सैशे गिफ्ट कर रही थी, लेकिन तभी वैंग को एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वो जाके दीवार से टकराता है। ये मुक्का उसे लिन ने मारा था। सन अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है लेकिन काउंसलर आसानी से उसे पकड़ लेता है। काउंसलर उस मिरर का यूज करके एक पोर्टल खोल देता है जो कि सीधा डीमन वर्ल्ड में जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे पोर्टल में ले जाती, जियांग आके कहती है कि सन सिर्फ मेरा शिकार है, लेकिन तभी वैंग आके उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा और जियांग का अटैक सीधा काउंसलर को लगता है
है, जिससे वो लिन की बॉडी से बाहर निकल के सीधा डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और तभी वैंग जियांग के एक मुक्का मार के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंचा देता है। वहीं सन अभी भी बेहोश है, पर वो बेहोशी की हालत में भी वैंग को सैशे देने की बात कर रही थी और वैंग ये सब देख के स्माइल करता है। वहीं अगले दिन सन का फैमिली बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है और उनका सभी सामान जब्त करने के बावजूद भी वो कर्जा नहीं चुका पाए। इसके बाद वो सभी सन से मिलने पहाड़ों में आए हैं और तभी वहाँ टार्जन बन के सन पहुंच जाती है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अमीरजादी से सीधा जंगली बन चुकी थी। इसके बाद सन उन सभी को एक केव में ले आती है जहाँ की अब उसकी फैमिली रहती है। सन बताती है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई है और उनके पास सिर्फ अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टीज बची है। वैंग उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। सन उसे बताती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के कम होने से उनका सारा हार्वेस्ट बर्बाद हो गया, पर सन की फैमिली उससे चेयर करती है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो फिर से सन फैमिली पहले जैसी हो जाएगी और वो सभी इस बात पे चेयर्स करते हैं। वहीं टैंग फैमिली में भी सेलिब्रेशन चल रहा था सन फैमिली का बिजनेस खत्म होने की खुशी में। वहीं टैंग कहता है कि इन सभी चीजों का श्रेय मिस्टर रिचमैन को जाता है। रिचमैन ने सन फैमिली के बारे में गलत अफवाह फैलाई थी जिसकी वजह से उनके इन्वेस्टर्स ने सारे शेयर बेच दिए। रिचमैन आगे कहता है कि सन फैमिली के पास उनकी पूर्वजों की एक केव भी है, हमें प्लान को अच्छे से अंजाम देना होगा और उनकी पूरी फैमिली को खत्म करना होगा। टैंग उससे पूछता है पर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। वो कहता है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। इसके बाद जब वो सभी ट्रेन से वापस जा रहे थे वो न्यूज पे देखते हैं कि टैंग फैमिली सन के फैमिली बिजनेस को खरीदने वाली है और साथ ही टैंग और सन एक ब्लड बॉन्ड मैरिज एग्रीमेंट साइन करेंगे। वो सभी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जरूर सन की फैमिली को फोर्स किया गया होगा। वैंग कहता है कि उन्हें इस सेरेमनी को कंप्लीट होने से पहले ही कुछ करना होगा और अगली सुबह वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और वो पूरी लड़ाई की तैयारी करके पहुंचे थे, पर उन्हें रोकने के लिए वहां टैंग की टीम पहले से ही मौजूद थी। चेन लियांग पे हमला करने जाता है और हाउ जिंग पे, पर उन दोनों को ही ईशा रोक देती है, पर लिन अपने मैजिक से उन सभी को फ्री कर देती है तो अब चेन और हाउ दोनों ही उनसे लड़ सकते हैं। वहीं लिन सीधा ईशा पे हमला करने जाती है पर वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैंग दौड़ता हुआ केव की तरफ जा रहा था ताकि वो अग्रीमेंट से पहले वहां पहुंच सके। वहीं केव के अंदर टैंग और सन अग्रीमेंट साइन करने ही वाले हैं। टैंग अपना अंगूठा काट के अग्रीमेंट पे ठप्पा लगा देता है। इसके बाद सन भी अपना अंगूठा काटने ही वाली थी कि वैंग वहां आके उसे रोक देता है और वो उसका हाथ पकड़ के वहां से भगाने लगता है। पर जैसे ही वो केव के बाहर पहुंचते हैं सन के फादर कहते हैं तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। इसके बाद सन उन्हें कल की बात बताने लगती है। जब वो सभी वहां से चले गए थे वहां टैंग के फादर आए थे और उन्होंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया था और बदले में टैंग के साथ ब्लड बॉन्ड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। सन तो इसके लिए मना कर देती है पर उसकी मॉम कहती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तब भी हमें कई 100 साल लग जाएंगे वहां तक वापस पहुंचने में। तुम्हें कंपनी में काम कर रहे 10,000 लोगों की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और वो दोनों ही मिलके सन को फोर्स करने लगते हैं तो आखिर में सन को मानना ही पड़ता है। वहीं प्रेजेंट में सन कहती है कि अगर मेरे बलिदान से मेरी पूरी फैमिली और हजारों वर्कर्स की फैमिली ठीक हो जाएगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है और वो साइन करने के लिए वापस जाने लगती है। वहीं वैंग और उसके दोस्त दुखी हो जाते हैं। तभी वैंग पानी में कुछ नोटिस करता है और जब वो पानी में ढूंढता है उसे कोई चीज मिलती है जिसे वो बाहर निकाल देता है। चैन पूछता है ये क्या है। वैंग बताता है कि ये एक स्टार वॉर्म है, एक एंशिएंट डीमन जो कि अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। वैंग उसे बाहर खींचने लगता है। वहीं रिचमैन ये सब देख रहा होता है और कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसने वहां की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस ली है। लेकिन तभी वो कहता है एक सेकंड, ये सारी एनर्जी वापस क्यों जा रही है। तभी वैंग उसके अंदर एक फायर रिलीज कर देता है जिससे वो जड़ से बाहर आ जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ रिचमैन भी फूट जाता है और इसकी वजह से वहां की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस रिलीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सन साइन करने ही वाली थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि वो झरना वापस से बहने लगा है और उनकी कंपनी के स्टॉक्स फिर से ऊपर जाने लगते हैं। तभी वहां सन का सिक्योरिटी आके उसे ये बात बताता है। वहीं टैंग की फैमिली बिजनेस के शेयर्स नीचे जा रहे थे। तभी वहां जुओ आ जाता है और उन्हें पता लग चुका है कि टैंग फैमिली डीमंस के साथ मिली हुई है।